दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इतिहास बनाया जाता है, इतिहास मिटाया नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई यह मान ले कि इतिहास मिटाने को ही इतिहास बनाना है तो फिर क्या स्थिति हो सकती है, उसका पूरा नजारा भारत में देखा जा सकता है। और खास तौर से राजधानी दिल्ली में दौड़ती हुई गाड़ियां, उन गाड़ियों की पिछली सीट पर बैठा हुआ मरीज और मरीज के नाकों में लगी हुई ऑक्सीजन, यही वो परिस्थिति है जो कमोवेश दिल्ली के हर 10 में से 2 से 3 गाड़ियों का नजारा यही है। दिल्ली की सड़कों पर लॉकडाउन की परिस्थितियों में आपको सिर्फ 2 ही तरह के लोग दिखाई देंगे। एक, जिनके हाथों में सिलेंडर है। दूसरे, जो किसी तरीके से मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना चाहते हैं। और जिन दुकानों में आपको भीड़ नजर आएगी वह मेडिकल की दुकान है। दवाई कहीं मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन की व्यवस्था कहीं है नहीं, वैक्सीन की परिस्थितियों से लोग अभी भी 2-2-4 हो रहे हैं। और इन तमाम स्थितियों में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए ट्रक जिन पर ऑक्सीजन लदा है, दौड़ती हुई गाड़ियां जिनकी पिछली सीट पर मरीज बैठा हुआ ऑक्सीजन ले रहा है, और फिर ऑटो पर या फिर स्कूटर पर अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर घूमते हुए लोग। ऐसी परिस्थिति दिल्ली ने कभी देखी नहीं थी। लेकिन यह परिस्थिति सिर्फ अस्पताल तक नहीं थमती है, बल्कि शमशान में भी इसी तरीके की कतार आपको नजर आएगी। तो एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, यह देश चला कौन रहा है? और अगर जो देश चला रहा है, क्या उसके जहन में यह सारी चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती है? यकीन जानिए नजर आती है, क्योंकि दिल्ली के भीतर या कहें उसके बीचों बीच एक इमारत भी खड़ी हो रही है। 4000 वृक्षों को गिराया गया, काटा गया। 400 वृक्षों को उखाड़कर किसी दूसरी जगह लगाने का प्लान भी किया गया। लेकिन आज भी वहां काम नहीं रुका है, क्योंकि वह इमारत इस देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री का घर भी आएगा, देश के उपराष्ट्रपति का घर भी आएगा, उनका भी निवास होगा और पार्लियामेंट भी होगी। 1300 करोड़, इतनी बड़ी रकम के साथ काम वहां तेजी से चल रहा है। निर्धारित हो चला है कि दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री का निवास तैयार हो जाएगा और उनकी सुरक्षा में लगी हुई एसपीजी की भी रिहाइश वहीं पर रहेगी। तो वह भी दिसंबर 2022 तक बन जाएगी। जब आप उस इलाके से गुजरते हैं तो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसकी हवा कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में जाएगी और आपके भीतर फिर यह सवाल उठेगा, इस वक्त देश जब एक एक सांस के लिए अटका पड़ा है और ऑक्सीजन तक देश में नहीं है, इलाज की व्यवस्था तक नहीं है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली के बीचों बीच कैसे चल सकता है? लेकिन चल रहा है। तीसरी परिस्थिति दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़े हुए विमानों को देखकर आप लगा सकते हैं, जहां 25 अप्रैल को पहली बार सिंगापुर से विमान आया था, मेडिकल इक्विपमेंट से लैस था, उसमें अलग अलग तरीके से जो भी मरीज को जरूरत है वो सारी चीजें लदी हुई थी। 40 टन होते होते 400 टन तक ये जा पहुंचा, क्योंकि बीते 7 दिनों के भीतर में 1-2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा हवाई जहाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए। लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर भी सारे जहाज इसीलिए रुके थमे पड़े हैं क्योंकि पता ही नहीं था कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, किन हाथों के जरिए, कस्टम के हाथों से निकालकर कैसे सौंपा जाना है। आप कहेंगे यह रेड टेपिज्म है भारत के भीतर का। तो जिस वक्त समूची दुनिया भारत को मदद करना चाहती है जिंदा रखने के लिए, उस वक्त भी रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है क्या? हमें लगता है एक चौथी परिस्थिति भी इस देश के भीतर में घुमड़ रही है। इस बरस में 1 करोड़ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। महीने दर महीने रोजगार कैसे गए? अगर इन सारी परिस्थितियों को मिला दीजिएगा और उसके बाद एक सवाल आपसे कोई पूछे, यह देश चला कौन रहा है, तो आपके सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उभर जाएगा। लेकिन आइए जरा इसे परत दर परत खोलते हैं। इसको खोलने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़े हुए जहाज जिन पे माल लदा हुआ है, लेकिन उसको उतारने की परिस्थिति में कोई नहीं है। 40 देशों से ये माल आए हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर सिस्टम होता है, जो कोई भी सरकार बनाती है, वह गायब है। उसकी वजह क्या है, यह कोई नहीं जानता है। अंदरूनी तौर पर सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में केंद्र सरकार के हाथों
सारी चीजें सौंपने को ना तो अमेरिका तैयार है या ना दुनिया के कई देश तैयार है। वो चाहते हैं सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ इस तरीके से बने कि राज्यों को अपने आप वो सुविधा मिलती चली जाए। इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर रहे केंद्र सरकार का तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री का रहे, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे वह जिसको डिस्ट्रीब्यूशन सौंपे, जो उसने HLL फेयर को सौंपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ केयर को सौंपा है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में फॉरेन सहयोग, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, जिसमें कंसंट्रेटर्स हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, ये सारी चीजें हवाई अड्डे पर पड़ी हुई है। और इस देश के भीतर में तमाम जगहों पर अस्पतालों में त्राहिमाम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि यही सारी चीजें उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हर जगह कैसी कैसी परिस्थितियों के बीच देश झूल रहा है। जब इसे आप देखेंगे तो जानकारी मिली कि अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर नहीं है तो उसकी वजह क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया। उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के तौर पर HLL लाइफ केयर रहेगा, जो कि इस देश में सार्वजनिक उपक्रम है, यानी केंद्र सरकार के अधीन वो काम करता है। जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको ऑफिशियल कंसाइनमेंट लेने के पावर दिए गए, जो कि इस देश के विदेश मंत्रालय से उस कंसाइनमेंट को लेगा और उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करेगा। अब सवाल है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पास अगर वो कंसाइनमेंट ही नहीं पहुंचेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीजों में कैसे जा पाएगा। तो इसको किसने अटकाया है, पहला सवाल ये आता है। दूसरा सवाल, रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसमें HLL जो है, जिसको कि एक लिहाज से प्राइमरी कस्टम उसी को दे दिया जाए, यानी कस्टम एजेंट के तौर पर HLL लाइफ केयर रहे और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के तौर पर इस देश की मिनिस्ट्री रहे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री देश भर में तमाम स्वास्थ्य मंत्रालयों से संपर्क साध सकती है, राज्यों से पूछ सकती है, बता सकती है। तो उसने कहा हो सकता है इसके जरिए चीजें इंप्लीमेंट हो जाए, तो इसका इंतजार करना होगा। ये चीजें लागू हो रही हैं तो आने वाले 24-48 घंटों में हो सकता है हवाई जहाज से चीजें निकलनी शुरू हो जाए, क्योंकि जो पावर दुनिया भर के भीतर में एक सवाल है मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार की स्थितियों को लेकर, उसकी अक्षमता को लेकर, यह सवाल बार बार इस देश को इसलिए चौंका रहा है क्योंकि किसी भी देश की केंद्रीय सत्ता को ही माना जाता है कि जब भी दुनिया में कहीं से कोई माल आएगा तो उसके जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन दुनिया को भरोसा नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में इस क्राइसिस के दौर में भी पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जो करीबी सहयोगी हैं, उनको तो मदद पूरी मिल जाएगी, लेकिन जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनको जितना भी अलॉट किया जाएगा उस अलॉटमेंट से कम दिया जाएगा। और इसके लिए पहली स्थिति हाईकोर्ट के जरिए जिन बातों का जिक्र किया गया, हमको लगता है उसको दोहराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने ही जितनी निर्धारित की ऑक्सीजन दी जाएगी उतनी ऑक्सीजन दे पाने की स्थिति में भी वह क्यों नहीं आई, जबकि दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में निर्धारित से ज्यादा उसने दे दिया। यह एक अलग सवाल या कहीं इससे जुड़ा हुआ सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब हम इस देश के भीतर में दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों में जिंदगी और मौत को रेंगते हुए देखते हैं तो दूसरा सवाल शुरू होता है कि इसी दिल्ली के बीचों बीच में राजा जी का बंगला, नहीं प्रधानमंत्री का बंगला क्यों तैयार हो रहा है और उसको लेके इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है। मजदूर रोज आते हैं, रोज वहां पर काम करते हैं। दिल्ली के ठीक बीचों बीच है, NDMC का इलाका है, ये उसके दायरे में ही आता है। दिल्ली को चलाने के लिए एक तरफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, दूसरी तरफ NDMC है। जितने भी मिनिस्ट्रीज, जितने भी मंत्रालय, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने भी मंत्री, जितने भी VVIP रहते हैं वो NDMC के इलाके में रहते हैं। जितनी बड़ी शानदार इमारतें और महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो NDMC के इलाके में आती है। वहीं पर यह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 1340 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने हैं। उसको लेकर किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए काम। यह एक परिस्थिति अपने तौर पर चल रही है। अब यहां से बात शुरू होती है, इस इलाके से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपके जहन में एक सवाल होगा, मौत अगर ऐसे दिल्ली में रेंग रही है और सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है तो लोगों की क्या स्थिति होगी। अब आप कल्पना करने की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि सरकार के एक आंकड़े सामने आए। उसने बताया कि इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक 1 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। जनवरी के महीने में तकरीबन 8.5 लाख, फरवरी के महीने में तकरीबन 18,60,000, मार्च के महीने में 70,000, अप्रैल के महीने में 73,50,000 नौकरियां
चली जा चुकी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है, किसी के पास पैसा आएगा कहां से और वो जिंदगी चलाएगा कैसे? और अगर इन परिस्थितियों से सरकार आंख मूंद चुकी है तो होगा क्या? होगा क्या, अब जरा सुनिए। एम्बुलेंस, अगर आप एनसीआर के इलाके से दिल्ली के किसी भी अस्पताल में कल को कोई एम्बुलेंस लेते थे, उसकी कीमत होती थी 1,000 रुपए से 1,200 रुपए। एम्बुलेंस को 1,200 रुपए दीजिए, वो दिल्ली के किसी भी अस्पताल में, वो नोएडा का इलाका हो सकता है, वो ग्रेटर नोएडा का इलाका हो सकता है, वह दूसरी तरफ गाजियाबाद सटा हुआ है, या गुड़गांव का इलाका हो सकता है, या फरीदाबाद का इलाका हो सकता है। इन तमाम जगहों से 1,200 रुपए में एम्बुलेंस के जरिए आप पहुंच सकते थे दिल्ली के किसी भी अस्पताल में। मान लीजिए एक दूसरे छोर पर है तो ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए, इससे ज्यादा एम्बुलेंस वाला पैसा नहीं लेता था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप एनसीआर से दिल्ली की तरफ जाते हैं, दिल्ली से एनसीआर वापस मरीज को लेकर जाना चाहते हैं, तो मिनिमम जो है वो 8,000 है, मिनिमम। मैक्सिमम जो है वो 15,000 तक की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तब आपको एम्बुलेंस लेकर जाएगा। यह कमाई है इस देश के भीतर में। जान बचाने को या इलाज के लिए ले जाने को लेकर एम्बुलेंस की कमाई शुरू होती है। दूसरी स्थिति है इस देश के भीतर में जो ऑक्सीजन 800 रुपए में और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, उसकी कीमत झटके में 10,000 रुपए हो गई। वह भी बढ़ती जा रही है अलग अलग जगहों पर। लखनऊ में 58,000 में भी है, और खाली रिफिल जो मिलता है उसकी भी कीमत लगभग 70,000 है, जो डॉक्यूमेंट्स बतला रहे हैं। खाली सिलेंडर भी आपको 70,000 में मिलेगा। 58,000 में आपको जंबो सिलेंडर मिल जाएगा जो 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक चलेगा। 35,000 में आपको छोटा सिलेंडर मिल जाएगा, जिनकी कीमत कल तक 1,000 रुपए नहीं थी, आज इतनी ज्यादा कीमत हो चली है। तीसरी स्थिति है जो बेड को लेकर, जो शमशान घाट में लाइन को लेकर। उससे पहले हमें लगता है एक चीज और जानिए। एक दवाई है रेमडेसिविर। इस दवाई को लेकर अभी तक यह था कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन अब यह स्थिति धीरे धीरे आ गई कि अब ब्लैक मार्केटिंग तो हो ही रही है और मनचाही कीमत वसूली जा रही है। एवरेज कीमत इसकी 3,000 रुपए है, लेकिन जो कीमत वसूली जा रही है वह लगभग 12,000 से शुरू होती है, और आपकी जरूरत और आपकी कीमत जो भी होगी उसके हिसाब से यह बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते यह हो सकता है कितनी भी हद तक जा सकती है। 3,000 रुपए के रेमडेसिविर की कीमत हो सकता है आपको 25,000 में मिले। लेकिन बात है कि अब दिल्ली के बाजार में यह नकली रेमडेसिविर भी आ गया है। हमें लगता है कि आज इसको जरा परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह सवाल देश के भीतर में बार बार 2 सवाल उठते हैं। एक ही मेडिसिन की कीमत 2 कैसे हो सकती है? जैसे वैक्सीन को लेकर सवाल हुआ, इस रेमडेसिविर को लेकर सरकार ने टैक्स कम किया जो इस पर लगाया हुआ था, उसके बाद जो कीमत निर्धारित की, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के नहीं देश की 7 कंपनियां बड़ी इस दवाई को बनाती है। लेकिन जरा एक स्थिति को देखिए और उसके साथ यह भी देखिए कि कैसे नकली दवाई बनाई जाती है और उसका पता क्या दिया जाता है, उसका एड्रेस जो रहता है वो कैसे 2 राज्यों के परिस्थितियों को मिलाकर खड़ा कर दिया जाता है। यह सारी चीजों के लिए पहले देखिए यह स्थिति जो भारत सरकार ने जारी किया कि रेमडेसिविर की कीमत क्या होगी। तो रेमडेसिविर को लेकर सरकार ने 17 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि हम टैक्स कम कर रहे हैं, टैक्स हटा रहे हैं। तमाम कंपनियां जो रेमडेसिविर बनाती हैं वो अब कीमत को कम करें, जिससे ब्लैक मार्केटिंग में जो कीमत है वह भी कम हो जाए। लेकिन कमाल की बात है, दवाई एक है, बनाने वाली 7 कंपनी, और 7 की कीमत अलग अलग। यह भी एक सवाल है इस देश के भीतर में एक ही मेडिसिन को लेकर अलग अलग कीमत कैसे रखी जा सकती है, और यह बाकायदा मिनिस्ट्री के जरिए जारी किया गया। लेकिन सवाल इतना पर नहीं था कि जो कीमत है उससे भी 1000 गुना ज्यादा कीमत में दवाई दिल्ली के बाजार में बिक रही थी, उत्तर प्रदेश में बिक रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में बिक रही थी, क्योंकि इसे जान बचाने वाली मेडिसिन माना गया। और इस जान बचाने वाली मेडिसिन का ही नकली रूप भी सामने आ गया, और इसमें हर चीज का जिक्र था, लाइसेंस नंबर था, मैन्युफैक्चर डेट थी, और जो एड्रेस भी दिया गया था वह भी एड्रेस कमाल का एड्रेस था। उसमें जो प्रिस्टलाइन लाइफ साइंस थी, यह तो सिक्किम की एक कंपनी चलती है वहां पर, लेकिन जो एड्रेस था A229 PIP DIC और ये सारी चीज़ों जो थी, इंडस्ट्रियल स्टेट मिल्लापुरम, ये दरअसल पुडुचेरी से उठा लिया गया। क्योंकि जब हमने खोजबीन शुरू की तो 2 कंपनियों के नाम ऐसे मिले जिसको मिलाकर
इस नकली दवाई की एड्रेस को लिखा जा सकता है। यानी भारत सरकार ने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि उसकी अपनी एजेंसीज क्या काम कर रही है। इन दो कंपनियों के नाम भी देख लीजिए आप, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं, एक पुडुचेरी की है, दूसरी सिक्किम की, और दोनों को मिलाकर बना दिया गया। तो कैसे देश किस रूप में चल रहा है उसकी पूरी तस्वीर ये आंखों के सामने रेंगने लगती है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है वाकई कोई सरकार चला रहा है या नहीं चला रहा है। तो रेमडेसिविर का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, लेकिन अब इससे बात एक कदम और आगे बढ़ाइए। जैसे ही आप प्राइवेट अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां पर 5 लाख रुपए आपसे जमा करा लिए जाते हैं। हम आपको सारी दवाई दे देंगे, आपको ना ऑक्सीजन लाने की जरूरत पड़ेगी, ना रेमडेसिविर लाने की जरूरत पड़ेगी, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इसके लिए आपको 5 नहीं 10 लाख रुपए देने होंगे। कुछ जिम्मेदारी आप लेंगे तो आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। यह अस्पतालों की परिस्थितियों के बीच में दिल्ली के भीतर में इलाज चल रहा है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में यह इलाज की परिस्थितियां हैं। एक बेड जो होता है उसको जब आप लेते हैं तो उसका एवरेज जब निकाला जा रहा है बीते 10 दिनों का, तो वो जानकारी आती है कि 30 लाख में मौत मिल रही है। यानी अस्पताल के भीतर लगातार ये खबर आई कि ऑक्सीजन कम होने से इस अस्पताल में इतने लोग मर गए, उस अस्पताल में इतने लोग मर गए। लेकिन जो इलाज करा भी रहे थे और इलाज कराते कराते उनको ऑक्सीजन भी मिल रहा था, उनका जब पूरा एनालिसिस किया गया तो जानकारी निकल कर आई, जी नहीं, एवरेज जो है वो 30 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अब आप जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कि ऐसे अस्पतालों के डॉक्टर्स जो कल तक एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े बिल बनाकर तमाम टेस्ट कर कर ऑपरेट करते थे, अब उनके सामने एक मास लेवल पर या कहीं एक लंगर की परिस्थिति अगर खुल गई है और उन्हें इलाज करना है तो वो क्या करेंगे। और इलाज के लिए आपको 2 से 3 चीजें ही चाहिए, स्टेरॉइड चाहिए, रेमडेसिविर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वहां पर मौजूद नर्स के जरिए देखभाल की परिस्थिति चाहिए। इसके अलावे कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, इसको मॉनिटरिंग और सारी चीजें करने की परिस्थिति है। लेकिन यह 5 लाख से लेकर 10 लाख एडवांस से शुरू होता है, एवरेज 30 लाख तक जाता है। कई कई लोगों ने जानकारी दी कि उनसे लगभग 50 से 60 लाख रुपए ले लिए गए हैं। सवाल है, जान से महत्वपूर्ण तो पैसा होता नहीं है, लेकिन किसी देश के भीतर में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर सब कुछ उन हाथों में केंद्रित हो जाए कि अगर आपकी जान बचानी है तो यह दवाई मेरे पास है, कल आपको पानी की जरूरत पड़ेगी तो एक गिलास पानी मेरे पास है, मुझसे आप खरीदेंगे तो इतने में खरीदेंगे, यह कल्पना करने की शुरुआत कीजिए। क्या भारत इस दिशा में बढ़ चुका है? और अगर भारत इस दिशा में बढ़ चुका है तो इसके बाद एक आखिरी परिस्थिति आती है, यह देश चला कौन रहा है? क्योंकि नोएडा के अस्पताल से जानकारी मिलती है, नोएडा की नर्स जिन्हें 17,000 रुपए वेतन मिलता है, मार्च का भी वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा हम काम छोड़ देंगे। हॉस्पिटल सरकारी है, मुश्किल हालात हैं, नर्सों का यह कहना है। एयर इंडिया की पायलट यूनियन जो इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन है, उन्होंने डायरेक्टर ऑपरेशन को एक लेटर लिखा कि कम से कम व्यवस्था तो करा दीजिए जिससे कम से कम सारे पायलट्स को टीका मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए। वह भी स्थिति नहीं मिल पा रही है। अब सवाल यह है कि इस देश के भीतर में कितने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले केंद्र हैं और इस देश के भीतर में कितने शमशान घाट हैं। हमने जब इस परिस्थिति को देखना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी। आप इससे ही समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 90 मध्यम लघु उद्योग ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिनको वहां के 280 अस्पतालों से 280 हॉस्पिटल से जोड़ा गया। यह सरकार कह रही है, जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया एक अलग मसला है, यह उनका दावा है कि हमने जोड़ दिया है। बहरहाल हमारा सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर में जो 6 जिले प्रभावित हुए हैं सबसे ज्यादा, उसमें कानपुर है, उसमें गोरखपुर है, उसमें इलाहाबाद है, उसमें बनारस है, उसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 और जिले हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा था। इन 6 जिलों के भीतर में जो शमशान घाटों की तादाद है उनकी संख्या लगभग 580 है। 580 शमशान घाट, 900 ऑक्सीजन उत्पादन के केंद्र, और ऑक्सीजन की वजह से लोगों के मरने की तादाद। इन 580 शमशान घाटों के जब आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि जो डाटा आ रहा है मौत का, उससे ज्यादा शव वहां पर जल रहे हैं।
यूं भी सरकार को लेकर दुनिया वर्ल्ड WHO का कहना है कि भारत के भीतर में जो मौतें होती हैं उसमें 20% तो अनआइडेंटिफाई ही रह जाते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति के आंकड़े बताते हैं कि 80% जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो उन कौन थे, क्या थे। जो आंकड़े आ रहे हैं वो 20% के आंकड़े आ रहे हैं। इन स्थितियों में अगर ये देश चल रहा है तो सवाल जहां से बात शुरू हुई थी, आखिर ये देश चला कौन रहा है। वाकई न्यायपालिका चला रही है? जहां हाई कोर्ट कुछ बोलता है सुप्रीम कोर्ट आकर खड़ी हो जाती है। ये कार्यपालिका चला रही है जहां पे पहली जरूरत कार्यपालिका में सत्ता पक्ष के मंत्रियों की या सत्ता पक्ष की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पॉलिटिकल वे में अब किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल को देखना है कि कैसे वहां पर अपने अनुकूल परिस्थिति बने, राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थितियों को डेवलप किया जाए या क्या किया जाए, इसको तय करना है। यानी एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे इसलिए बनती चली जा रही है। हम यहां पर एक जिक्र और कर दें, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी जिन लोगों ने अपनी आपत्तियां हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर इसका मामला भी अपने हिस्से में लेकर लिया था और कहा था कि अब हम ही देखेंगे, हम ही करेंगे, इस मामले को सुलझाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति में अगर ये पूरा देश है और दिल्ली की सड़कों पर मौजूद लगभग 20 से 30 हजार गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ले जा रही है और सिर्फ सिलेंडर को ले जा रही है, तो आप कल्पना कीजिए इतिहास बन रहा है या इतिहास मिट रहा है। ये भारत है। अगर आत्मा मर गई तो फिर देश बचेगा नहीं, और देश किस दिशा में जा रहा है यह सब कुछ आंखों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।